वहाँ रहने वाले जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको अलर्ट जारी किया था। हम्म। और ये इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए किया था कि जो है कल जो है इस तरह की स्थितियां हों तो यदि एक एक तरह का जो है नोट जारी हुआ था कि भाई आप जो है यदि उचित समझते हैं तो आप जो है अफगानिस्तान को छोड़ सकते हैं। और ये भी एक तरह से ये दिखाता है कि भारत की सरकार बहुत अलर्ट अलर्ट थी, शुरू से ही जो है उसका प्रयास ये रहा कि जो है हमारे नागरिक यदि अफगानिस्तान से निकल आए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये आशंकाएं थी और वो आशंका सच भी साबित हुई है। लेकिन मैं सोचता हूं कि हमको आश्वस्त रहना चाहिए। जो आज का जो 2001 का वो तालिबान जिसका दुनिया से कोई संपर्क नहीं था और जिसने जो है अमेरिका के जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने का काम किया, वो तालिबान और आज के जो अफगानिस्तान की परिस्थितियां मैं समझता हूं कि उसमें काफी अंतर है। और आज हमारा संवाद भी जो है, जो ताकतें वहां पर हावी हुई हैं उनके साथ बना हुआ है। तब जो है कोई संचार का माध्यम अफगानिस्तान के अंदर नहीं था, मोबाइल नाम की चीज नहीं थी, इंटरनेट नाम का चीज नहीं था। आज अफगानिस्तान के अंदर मोबाइल भी हैं, इंटरनेट भी हैं और 80% अफगानिस्तान जो है उससे आच्छादित है। इसलिए हमारा लगातार संपर्क जो है न केवल अपने नागरिकों से बना हुआ है, न केवल स्थानीय जो वहां पर फौरी तौर पर उनके द्वारा स्थापित किया गया शासकीय वर्ग है उससे हुआ है, बल्कि जो शीर्ष रूप से जो है उस देश को इस समय चला रहे हैं उनके उनके भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ भी संपर्क है। उनकी तरफ से भी जो है सकारात्मक इस तरह की चीजें आई हैं। भारत को अपना नहीं, जो है संपर्क बना हुआ है, बात ठीक है, लेकिन समय कितना लगेगा ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि स्थिति अभी तो ठीक है, जैसा वो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि तालिबान कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसके लिए वो जाना जाता है। हम सुरेंद्र जी के पास आएंगे। सुरेंद्र जी, जैसा कि हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी के कि विश्वास करना चाहिए, हमारी कोशिश जल्द से जल्द जो है लोगों को वापस लाया जाएगा, कितना इत्तेफाक रखते हैं? बाबा केदार से ये सब प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे भाई कह रहे हैं वो सही साबित हो। तो ये भी सच है कि जो परिवार के लोग हैं हमारे भारतीय जो वहाँ पे लोग फंसे हैं उनके जो परिवार हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और उनकी चिंता के साथ हमारी चिंता भी है। और जो अभी तक का आंकलन है उसमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार जो है उसकी कहीं ना कहीं असफलता है कि वो कूटनीतिक चैनल के माध्यम से अपने लोगों को निकालने में असफल रही है। पर अभी वक्त है और इसको हम सकारात्मक देखते हैं कि तालिबान के लोग कह रहे हैं, तालिबान से जुड़े हुए लोग, कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किसी को नुकसान ना हो। पर हम फिर यह निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम सरकार नोडल अधिकारी हर जिले में बना दे। वो नोडल अधिकारी वहाँ के परिवार के लोगों से और वहाँ जो फंसे हुए लोग हैं उनके बीच में संवाद बनाए रखे, उनकी टीम बनाए रखे, उनको जो कठिनाई हो रही है उसको दूर करने का प्रयास करे। यदि उन्हें खाने पीने की कोई कमी है, उन्हें आवागमन में, हवाई जहाज में आदि में है, वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और जो हिंदुस्तान के अंदर और जो उत्तराखंड के अंदर उनके परिवार हैं उन तक ये स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि उनके परिवार के लोग, जो फंसे हुए लोग हैं, वो सुरक्षित हैं, उनकी चिंता ना करें। इस समय सरकार को इस भूमिका को गंभीरता के साथ निर्वहन करना चाहिए, ये करते हुए दिखना चाहिए। मैं समझता हूँ अभी देहरादून के अंदर बहुत से परिवार हैं, उन तक कोई सरकारी एजेंसी अभी पहुंच के ये नहीं कर पाई कि आपके परिवार के लोग ठीक हैं। किसी एम्बेसी के माध्यम से, किसी कूटनीतिक चैनल के माध्यम से ये सूचना ये अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इससे उनकी चिंता के प्रति हम लोग भी चिंतित हैं और इस चिंता को हमारी को प्रधानमंत्री जी को भी गंभीरता से लेना चाहिए, विदेश मंत्री को भी गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार में बैठे हुए तमाम लोगों को इस चिंता को गंभीरता से लेना चाहिए कि जो लेकिन सुरेंद्र जी, सवाल ये ना कि जो सरकार है, कल मीटिंग की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीसीएस की, जिसमें अजीत डोभाल भी जो एनएसए वो मौजूद थे। उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आई उसमें ये कहा गया जो अफगानी नागरिक हैं, अल्पसंख्यक जो सिख हैं, हिंदू हैं, उनको सकुशल भारत वापस लाएंगे। तो आप तो जो वहाँ के नागरिक हैं अफगानिस्तान के, जो अल्पसंख्यक, उस पर आपका ज़्यादा फोकस है, आप खुद के जो भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं उस पर आपका ज़्यादा फोकस नहीं है, क्या हम ये माने? नहीं, मैं देखिए ये तो स्पष्ट है। सर आएंगे आपके पास। सर सुरेंद्र जी से सवाल है। सुरेंद्र जी, क्या कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? ये मुझसे कर रहे हैं आप? सर सुरेंद्र जी से। मैं पूरे घटनाक्रम को सकारात्मक रूप में देखता हूं।
क्योंकि आज हमारी चिंता उन भारतीयों के लिए है जो वहाँ फंसे हुए हैं। कहीं सकारात्मक पहल होती हुई दिखनी चाहिए, उनके परिवारों को दिखना चाहिए कि सरकार उनके बारे में चिंतित है। कोई अधिकारी, कोई नोडल अधिकारी ऐसा नियुक्त होना चाहिए जो उनके बीच में संवाद बनाने का प्रयास करे, उनके परिवारों को ये आश्वस्त करने का प्रयास करे कि आपके परिवार के जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं वो सुरक्षित हैं, हम उनकी सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित कर रहे हैं। ये कोई अधिकारी करते हुए दिख नहीं रहा है, ये दिखना चाहिए जिससे परिवार बिल्कुल जो परिजन है, जिनके सदस्य वहां फंसे हुए हैं, बहुत वो उनका रो रो कर बुरा हाल है। कोशिश करनी चाहिए ताकि उनका जो संवाद वहां पे स्थापित हो पाए, उनको जानकारी वहां की मिल पाए कि वो लोग ठीक हैं। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जल्द लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का एसिड लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें। सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दो भूमि का दंगल, जहां बात कर रहे हैं काबुल में फंसे भारतीय नागरिकों की, जिनमें उत्तराखंड के भी काफ़ी ज़्यादा नागरिक फंसे हुए हैं। इसी पर हम चर्चा करने वापस हम आएंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर गोविंद सिंह जी हैं। गोविंद सिंह जी, जैसा कि अभी वो कह रहे थे कि मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने कहा है हम सकुशल सबको वापस लाएंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस अफगानी नागरिक जो हैं उन पर है, जो अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, उन पर ज़्यादा फोकस रहा मीटिंग में। कैसे देखते हैं सर इस मीटिंग को? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भारतीय है वो एक पहली प्रायोरिटी है और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि पहले भारतीयों को लाएं। जो उन्होंने दूसरे बात की है, जो वहाँ हिंदू हैं और सिख हैं जिनको लाना है, उनको लाएंगे, पर कोई भी सरकार अपनी विजडम में उनको सेकंड प्रायोरिटी रखेगी, पहले अपने लोगों को लाएंगे, क्योंकि सरकार की अकाउंटेबिलिटी है देश के प्रति। मुझे नहीं लगता कि भी उनको प्रायोरिटी भारतीयों के ऊपर दी जाएगी जी। तो पहले भारतीयों को लाया जाएगा, ये मेरा पूरा यकीन है, अपना यकीन है। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से तालिबान के जो आका हैं, जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, उनके जो सुर बदले हुए हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरह से भारत ने अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, करीबन 22,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है और कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों की बात करें, शिक्षा की बात करें, चाहे रोड, जो वहाँ रोड निर्माण हो रहा है उसकी बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा भारत ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो तालिबान को ये भी लगता है कि जब सत्ता में आ गए हैं तो हम चाहेंगे भारत ऐसे ही मदद करते रहे और हम उसका फायदा उठाएं, इस वजह से सुर बदले हुए हैं। सर देखिए, ये आपने बिल्कुल कहा कि अभी जो अब की बार की जो तालिबान है वो थोड़ी प्रोग्रेसिव तालिबान लग रही है, और उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि भारत अपनी जो मदद है वो जारी रखे। इस टाइम तालिबान जो है मदद के लिए देख रहा है कि कैसे जो तालिबान अफगानिस्तान की हालत हो गई है, पूरा नुकसान हो चुका, और कई जगह भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो डैम बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, कई प्रोजेक्ट बनाए हैं, और भारत की इंटेंशन को अब तालिबान वाले समझते हैं कि भारत की इंटेंशन अफगानिस्तान की प्रोग्रेस है। भारत मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। अमेरिका ने पूरा जोर लगा लिया था कि भारत मिलिट्री तौर पे वहां
ज्वाइन कर जाए, भारत ने नहीं किया, तो एक किस्म से तालिबान के सामने जो भारत की जो इमेज है थोड़ी बेहतर है, एक भरोसे वाली है, फेथ वाली है। उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए अफगान जो तालिबानी है वो भारतीयों का नुकसान नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो कोई नुकसान करते हैं जो भारतीय वर्कर हैं। सर एक वजह तो ये है, दूसरी वजह क्या ये हो सकती है कि उसे पता है कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा है। अगर भारत के साथ अगर ऐसा कुछ करते हैं तो जैसे भारत ने भी पाकिस्तान की तरफ एयर स्ट्राइक किया था, तो एयर स्ट्राइक भारत अफगानिस्तान पर भी कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ये वजह भी सर हो सकती है। देखिए, वो भारत उस एक्सट्रीम पे तो नहीं जाएगा कि उसके ऊपर हमला करे। अगर जाए करेगा भी भारत तो डिप्लोमेटिक तौर पे करेगा या थर्ड कंट्री के थ्रू करेगा। देखिए, भारत में भी एक किस्म की चिंता है, कुछ लोगों में है, कुछ लोगों में नहीं है। जो पुराना रेपुटेशन तालिबान का है, टेरर फैक्ट्री का है, और पाकिस्तान चाहेगा कि उसको फुली एक्सप्लॉइट करे, टेररिस्ट को अफगानिस्तान में ट्रेन करे, और बोले हमने तो इनको पाकिस्तान में ट्रेन नहीं किया है, और कुछ तालिबानीज को वहां से भारत में भेजने की भी कोशिश करे कि ये तालिबान वाले भारत के खिलाफ हो गए। कश्मीर के बारे में तालिबान का ये विचार है कि वो भारत से अलग हो, वो एक किस्म की इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और तालिबान उसे रेजिस्ट करेगा, पर पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि वो गेम खेले। तो भारत, लेकिन सर जो पहले भारत मदद कर रहा था, जो इन्वेस्ट कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था कि उसका पड़ोसी देश है और व्यापारिक अगर हम वहां पे इन्वेस्ट करेंगे उसका फायदा भी उसे पहुंचेगा भारत को, और एक पड़ोसी देश से संबंध मजबूत होंगे, इसलिए मदद कर रहा था। उधर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो ये देखा जा रहा था भारत अफगानिस्तान एक तरफ है और चाइना पाकिस्तान एक तरफ है। लेकिन जो तालिबान ने जो अब नियंत्रण ले लिया है, तो इसका फायदा आपको लगता है भारत को मिलेगा या फिर चाइना पाकिस्तान और इन दोनों का साथ जो है तालिबान को मिल रहा है? कहीं ना कहीं तालिबान जिस तरह से रवैया अपना रहा है, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि चाइना की भाषा बोल रहा है, चाइना उसको पीछे से सपोर्ट कर रहा है कि आपको इस तरह आपको शासन करना है? देखिए, जो चाइना की पॉलिसी रही है, हम स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स भी बोलते हैं कि भारत के इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं जो भारत के दोस्त हैं उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत आइसोलेट हो जाए। चाइना ने नेपाल में क्या किया, नेपाल की जो पिछली सरकार की थी उसको फूंक दे दे के भारत के खिलाफ कई चीजें कर दी, चाहे लिपू लेक का हुआ, काला पानी का हुआ, वहां के उन्होंने कई बार डिस्प्यूट पैदा कर दिए। फिर उन्होंने कोशिश की कि श्रीलंका को भी भारत से बाहर ले जाया जाए, हम्बन टोटा पोर्ट को ले लिया, मालदीव को ले लिया। अब अफगानिस्तान है, हालांकि डायरेक्ट भारत के साथ लिंक नहीं है, वो चाहेगा कि भी अफगानिस्तान जो है वो एंटी भारत हो जाए, जो पाकिस्तान का जो एक साइड है जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है सिक्योर हो जाए। अमेरिका के टाइम पाकिस्तान का पूरा सिक्योर नहीं था, तो भारत की जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए मेरे ख्याल से कि एक तो अच्छे संबंध बनाए, दूसरा पाकिस्तान भी थोड़ा सेफ ना फील करे अफगानिस्तान की साइड से। वहां देखिए, वहां दिक्कत है पाकिस्तान को पश्तून इलाके की, पश्तून है वो, उनका अपना विचार अलग है, पाकिस्तान से थोड़ा सा डिफरेंट है। और दूसरी चीज सर, जिस तरह से तालिबान ने, और दूसरी चीज सर जिस तरह से तालिबान ने वापसी की है, कम सैनिक थे, कम वेपन्स थे, उसके बाद आपने उस पर नियंत्रण पा लिया और ज्यादा मजबूत हो गए हैं, क्योंकि जितने भी अफगान सरकार के सैनिक के लोग थे, वेपन्स थे, वो भी उनके नियंत्रण में आ गए। तो पाकिस्तान को भी कम नहीं आंकना चाहिए अब तालिबान को, उसको भी एक डर होगा अब तालिबान का। सर दोबारा से बोलेंगे, मैं समझ नहीं। सर जो पाकिस्तान का जो पहले रवैया था तालिबान को लेकर कि तालिबान को वो सपोर्ट करता था, लेकिन तालिबान ने जिस तरह से ताकत दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, अफगान पर कब्जा कर लिया है, अफगानी सेना भी उसके साथ मिल गई है, तो पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी है। अब वो पाकिस्तान अब तालिबान को लगाम नहीं खींच सकता है, उससे जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकता। देखो, पाकिस्तान को तो तालिबान की खतरे की घंटी है, पाकिस्तान खुश हो रहा है। अब अगर आप देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, जब 26/11 हुआ था उसका इफेक्ट क्या हुआ था? पाकिस्तान में टेररिज्म खुद पैदा होगा, क्योंकि दुनिया को बताने के लिए पाकिस्तान को बताना पड़ा कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, और कुछ टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह बहुत हुए। वही वो कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान को अपने साथ ला लें, पर पाकिस्तान कोशिश में कितना कामयाब हो पाएंगे देखने वाली बात है। सर एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए, एक ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर
हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं काबुल में फंसे हुए भारतीय नागरिकों की, जहां पर उत्तराखंड के निवासियों की काफ़ी ज़्यादा संख्या है। हम आएंगे पीसी थपलियाल साहब के पास, महासचिव हैं पूर्व सैनिक संघ के। पीसी थपलियाल जी, जो संख्या बताई जा रही, जो ज़्यादातर उत्तराखंडी वहाँ पर फंसे हुए हैं, उसमें पूर्व सैनिक जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो जो पूर्व सैनिक हैं सर, नौकरी करने वहाँ गए हैं, क्या उनको भारत में नौकरी नहीं मिल सकती थी ताकि समस्या ही ना पैदा होती? देखिए, हमेशा हम लोगों को रुझान विदेश की तरफ रहा है, अरब कंट्री, इनमें हमारा रुझान बहुत ज्यादा रहा है। आज अभी भी आप साउथ अरेबिया और अन्य देशों में देखोगे तो बहुत भारी संख्या में उत्तराखंड के लोग और मेरे भारत के लोग नौकरियां कर रहे हैं। अफगानिस्तान पूरी तौर से इसका विकास हिंदुस्तान के हाथों में हो रहा था और अमेरिका का पूरा डिफेंस इसके लिए काम कर रहा था। लेकिन हाल में ही जब नवनियुक्त राष्ट्रपति बाइडेन साहब वहां आए अमेरिका में, तो उन्होंने पाया कि अफगानिस्तान में केवल जो तालिबानियों के खिलाफ लड़ती हुई फौज है वो केवल अमेरिकन फौज है। वहां के जो परंपरागत सेना है अफगान की, वो उनसे नहीं लड़ते थे। ये बाइडेन का स्टेटमेंट है। इसलिए बोला, हमने सोचा कि भाई अपने सैनिकों को वहां मराते रहो, कब तक हम उनको किल कराते रहेंगे। लेकिन जहां तक जो इकोनॉमिक विकास का वो था, वो हिंदुस्तान के हाथ में था और इसीलिए इस समय वैसी स्थिति पैदा हो गई है जैसे कोरोना काल में मजदूर सारे बंबई और दिल्ली छोड़कर भागे थे और उस समय सरकारें चाह रही थी कि ये यहीं रहे। उसी तरह की स्थिति में आज यहाँ के पूंजीपति जिनका काम वहां पे चल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मजदूर वहीं रहे। लेकिन वो जो पीरियड है, जो जिस पीरियड में भूख से मरने की नौबत आ गई है, उस पीरियड को सस्टेन करने वाली ताकतें मिसिंग है। और भारत का जो अपना एम्बेसी थी वो भी वहां से भाग खड़ी हुई, वो भी हिंदुस्तान में आ गई। इसलिए वो अनाथ हो गए हैं। उनको किसी न किसी तरह से हिंदुस्तान में लाना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि बहुत दिनों से हमारे देश की जो विदेश नीति है, इस पे सवालिया निशान लगते रहे हैं। जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि चीन लगातार, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पूरे जितने सराउंडिंग हमारे कंट्री हैं, उन सबको अपने बस में करता जा रहा है। और उसकी फाइनल जीत यहाँ पे नजर दिखती है, जहां तालिबान जो उसकी जेब हाथ की कठपुतली है, वो भी अब वहां पे शासन में आ गया है। इसलिए भारत की चिंताएं बढ़नी चाहिए। भारत ऑलरेडी चीन के साथ सीमाओं में जूझ रहा है। आज भी हमारी खत्म नहीं हुई है। सुभाष जी, सवाल यह कि जो दूतावास के बड़े बड़े अधिकारी थे, उनको भारत सरकार वापसी करा लेती है, लेकिन जो आम आदमी है, जो गरीब तबके का है, जो नौकरी के लिए गया है ताकि उसके परिवार को फायदा मिल सके, उनको लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। सुभाष जी, ऐसा नहीं जी, उत्तराखंड के संदर्भ में ही जो है इस घटनाक्रम को देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम एक एक व्यक्ति जो अफगानिस्तान के अंदर उत्तराखंड का है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उसके संदर्भ में जो है जानकारी जुटाकर और उनके परिजनों को बता रहे हैं और साथ साथ केंद्र सरकार के साथ तारतम्य स्थापित करते हुए उनको शीघ्र जो है भारत वापस लाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। ये मुख्यमंत्री जी का बयान है। केंद्र सरकार के बारे में आप लगातार देख रहे हैं कि जो है जिस प्रकार सुरक्षा सलाहकार
प्रधानमंत्री के। लेकिन सर जो ज्यादातर जो लोग वहां पर हैं उनमें जो पूर्व सैनिक हैं उनकी संख्या ज्यादा है। जो यूरोपियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, ब्रिटिश एम्बेसी में काम कर रहे हैं, क्या उनको भारत में नौकरी नहीं मिल सकती थी कि उनको अफगानिस्तान जाना पड़ा? एक बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना सर। नहीं, देखिए, जहां तक रोजगार के संदर्भ में आप सवाल कर रहे हैं तो वो विशुद्ध रूप से रोजगार का सवाल है। और देखिए, रोजगार के सवाल पर तो लोग जो है जो सबसे डिस्टर्ब देश इस समय है वहां पर भी जा रहे हैं। भारत सरकार या जो है जो सक्षम प्राधिकारी हैं वो तो एक तरह की एडवाइजरी दे सकते हैं अपने नागरिकों को कि अमुक देश में या अमुक क्षेत्र में जाकर जो है आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। और इसीलिए सर अगर आप रोजगार उसको यहीं पे मुहैया करवा देंगे उत्तराखंड में, तो वो क्यों दूसरे देश जाएगा, दूसरे प्रदेश जाएगा? खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे देवभूमि के दंगल में जो अफगान में काबुल में नागरिक फंसे हुए हैं। तमाम सारे नागरिक जो हैं इस वक्त काबुल में फंसे हैं। उत्तराखंड के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और आपको बता दें इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। वर्धमान एग्रो इंडस्ट्री का मालिक गिरफ्तार हुआ है। कई व्यापारियों से 5 करोड़ की जालसाजी में यह गिरफ्तारी हुई है। ऋतिकेश रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोमतीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। फर्म के नाम पर व्यापारियों से खरीदारी की गई थी। करोड़ों का माल उठाकर नहीं किया पेमेंट। गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, सरसों की खरीद की गई। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। फर्म के कर्मचारियों की सैलरी भी ना देने का आरोप है। जालसाज मालिक के खिलाफ दर्ज कराई गई थी एफआईआर। पीड़ित महिला नाहिदा और व्यापारियों ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी जुड़ गए हैं। सफी, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये पीड़िता की महिला नाहिदा है जिसने व्यापारी के खिलाफ जालसाज का मुकदमा दर्ज कराया था गोमतीनगर थाने पर, जिसको लेकर आज जो एग्रो के जो मालिक ऋतिकेश रॉय उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 करोड़ की जालसाजी के इनके ऊपर मुकदमा किया गया था। उसके बाद आज गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल इनसे पूछताछ करी जा रही है क्योंकि इनसे और भी जो काफी उन्होंने धोखाधड़ी की है वो भी कुछ मामले सामने आने की आशंका जताई जा रही थी। शुक्रिया सफ़ी तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं जहां वर्धमान एग्रो का मालिक जो है वो गिरफ्तार हुआ है। गेहूं, धान, तमाम सारे इसके ऊपर आरोप हैं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।